हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं SQC1 डिफरेंस बिटवीन SA220 एंड SQC1। इसमें अपने ICAI का एक क्वेश्चन भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में से कोई डेटा मिस हो जाता है या हाइड कर दिया जाता है तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं और आंसर किस हिसाब से लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो कॉमन है CA फाइनल और CA इंटर दोनों के लिए। SQC1 ओके, तो मैं जो ये PDF यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका एनोटेटेड PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे तो है ही, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो SQC1 क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम लोग ऑडिट में अपने अभी जितना भी पढ़े हैं ना, बस यही पढ़े हैं कि जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सब लोग क्लाइंट पे थोप देते हैं, सारा का सारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओ, इंटरनल कंट्रोल तुम मेंटेन करो, तुम बनाओ, तुम उसको अच्छे से इफेक्टिवली चलाओ, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर थोप देते हैं। बट SQC1 क्या करता है ना, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या करता है, कुछ जिम्मेदारी ऑडिट फर्म के ऊपर डाल देता है, कुछ जिम्मेदारी ऑडिट फर्म के ऊपर डाल देता है। कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, एक सिंपल सा बात बोलता है वो बोलता है कि भैया ऑडिट कर रहे हो ना तो थोड़ा क्वालिटी मेंटेन कर लो। ठीक है भैया, सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि ऑडिट करो तो क्वालिटी वाइज ऑडिट करो, बेमतलब का ऑडिट मत करो। ठीक है, खराब ऑडिट मत करो। तो कैसे क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन क्लाइंट जनरली लाइक ICFS वगैरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्लाइंट पे दे देते हैं। बट ये क्वालिटी कंट्रोल जो है ना, ये ऑडिट से रिलेटेड और ये ऑडिट फर्म पे जिम्मेदारी डाला जाता है। इस चैप्टर में सिर्फ 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट्स मतलब ये 6 चीज़ें हैं जिनको आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। अगर इन 6 चीज़ों के आप क्वालिटी मेंटेन कर लोगे तो आपका ऑडिट अच्छे से हो जाएगा। तो ये क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दो। क्या बना दो, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दो। अब ये 6 चीज़ों के लिए अलग अलग पॉलिसी प्रोसीजर बना दो तो आपका क्वालिटी मेंटेन हो जाएगा। तो समराइज करूँ तो SQC1 टॉक्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड टू ऑडिट फर्म्स whenever they conduct an audit. There are total 6 elements that needs to be tackled, and to tackle that 6 element what is been suggested that make policy and procedure for that. अब चलिए वो 6 एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट आप एक बार उसको स्किप करो। यहाँ देखो 6 एलिमेंट्स क्या है अपने पास, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, acceptance and continuation of client relationship and specific engagement, human resource, engagement performance and monitoring। ओके, तो टोटल 6 हो गए। तो ये 6 का लर्न करने का कोई और ट्रिक है क्या, एक MT है। MT क्या होता है, मेमोरी टेक्निक। तो एक जो MT है उसका बहुत सिंपल है, बोलता है महल। महल मतलब क्या होता है, महल मतलब क्या होता है, महल मतलब आपका होता है, महल है इसका MT और महल मतलब होता है M फॉर मॉनिटरिंग, A for acceptance of an engagement, H for human resource, E for ethical requirement, another is for engagement performance and L is for leadership। ओके, तो महल के थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हो। वैसे टेंशन मत लो, ये वीडियो एंड होने से पहले आपको सब लर्न हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे हो, वेरी गुड। 6 एलिमेंट्स के लिए बना रहे हो, वेरी गुड। पर उसमें जो एक एलिमेंट है ना, उसमें तुम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डालो। मतलब भाई कौन सा ऐसा बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए, वरना बाद में आप बोलोगे नहीं मैं नहीं, मेरे ऑडिट फर्म में वो रिस्पॉन्सिबल है, वो बोलेगा मैं नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि कौन सा बंदा है जो इस चीज़ में अपने आप को एज ए लीडर उभारेगा और रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो बोलता है इसमें क्या, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। क्वालिटी मेंटेन करने का विद इन द फर्म कौन है बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो वो कौन है बंदा, चलिए देख लेते हैं। देखो फर्म का क्या काम है, सिर्फ पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना है। इस वाले पूरे इस चैप्टर में आपको जितने भी पॉइंट्स 6 एलिमेंट्स मिलेगा उसमें सिर्फ पॉलिसी प्रोसीजर है। तो यहाँ देखो PNP मतलब पॉलिसी प्रोसीजर। ओके, तो इस्टेब्लिश करो एक ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो प्रमोट करे इंटरनल कल्चर, जो रिकॉग्नाइज करे क्वालिटी को एज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग इंगेजमेंट। मतलब बोलता है जो फर्म है ना वो कुछ ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए जिसकी वजह से जो फर्म के अंदर का माहौल है ना वो ऐसा बन जाए ना जिसमें क्वालिटी को हम लोग एसेंशियल माने। मतलब कुछ भी करके दे दो, नहीं भैया ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर का फिगर कॉपी करो, 15% से इन्फ्लेट करो, मार दो, हो गया। नहीं, नो वी डोंट डू लाइक दिस। क्या करेंगे, अपने क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है,
ऐसा कल्चर बनाएंगे जिसमें मतलब क्वालिटी को हम लोग भाव दे, कह सकते हो एक तरह से कि भाव दे रहे हैं हम लोग क्वालिटी को, कि क्वालिटी भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको भी भाव दो। अब जो फर्म का सीईओ है या मैनेजिंग पार्टनर है, फर्म का जो भी सीईओ है और मैनेजिंग पार्टनर है, वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि भैया हम बनाएंगे, हम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कुछ भी गलती होगी तो मेरा गला पकड़ो। तो एक बंदा होना चाहिए जिसका गला पकड़ना है, तो वो बंदा कौन होगा, वो ये है, कौन, फर्म का सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर। वही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो लीडरशिप में अपने क्या पढ़े, बहुत सिंपल सी बात है, जो फर्म है वो एक ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाएगा जिसकी वजह से फर्म के अंदर का जो कल्चर है वो ऐसा हो जाएगा जिसमें हम लोग क्वालिटी को एज ए इसेंशियल एलिमेंट मानेंगे, एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट के लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, कल्चर बनाएंगे। फिर बोलता है जो सीईओ है या मैनेजिंग पार्टनर है उसको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, पॉलिसी प्रोसीजर डिज़ाइन करने के लिए। ओके, अब एक बात अगर आप यहाँ ध्यान दो तो अल्टीमेट वर्ड लिखा है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है वही आखिरी बंदा होगा जिसका गला अपने जाके पकड़ेंगे, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा चालाक लोग होंगे, बिजी लोग होंगे, वो क्या करेंगे, डेलीगेट कर देंगे। तो अगर तुम डेलीगेट कर रहे हो ना किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो याद रखना जिस बंदे को कर रहे हो ना वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, किसी को भी तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो इस चीज़ को मतलब बखूबी निभा सके, ऐसा बंदा होना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखा है, इफ़ सम अदर पर्सन इज असाइंड सच ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही शुड हैव सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट तो अब तक लर्न हो गया होगा ये वाला वर्डिंग्स। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए एंड ऑथोरिटी टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई वो ऑथराइज होना चाहिए ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। अब किसी को भी थोड़ी आप वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, बहुत बड़ी चीज़ होती है क्वालिटी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैगी को तो आप जानते ही होगे एग्जाम्पल। तो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोर्थ नंबर पॉइंट है, वो बोलता है जो फर्म है ना उसको डिवोट करना चाहिए सफिशिएंट रिसोर्सेस फॉर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी है, क्वालिटी है, क्वालिटी है, गुणगान गाने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए आपको उसको प्रॉपरली डेवलप करना पड़ेगा प्रोसीजर एंड पॉलिसी, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, सपोर्ट कर पाओगे। ये नहीं कि बना के छोड़ दिया, तो उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स और भी जो भी सपोर्ट लगेगा, तो वो सब के लिए फर्म को डिवोट करना चाहिए रिसोर्सेज। ओके, तो ये लिखा है फर्म को डिवोट करना है सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी एंड प्रोसीजर रट लो, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट बीइंग लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, ठीक है। ये फर्स्ट में अपने क्या पढ़े, सबसे पहले अपने इसमें पढ़े कि एक ऐसा कल्चर बनाओ जिसमें क्वालिटी को एज एन इसेंशियल एलिमेंट हम लोग माने। फर्म का सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर का गला पकड़ो, मतलब वो लोग अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर डेलीगेट कर रहे हो तो भैया किसी ऐसे बंदे को करना जिसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो, कॉम्पिटेंट हो वो बंदा, और उसके पास अथॉरिटी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। एंड फोर्थ पॉइंट जो अपने पढ़े वो अपने इसमें पढ़े कि भैया उसमें थोड़ा रिसोर्स डिवोट करो, तब ना ऐसे थोड़ी क्वालिटी है, क्वालिटी है, क्वालिटी है बोलने से नहीं होगा ना। उसको मेंटेन करो, डेवलप करो, प्रॉपर्ली सपोर्ट करो उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर को। तो यही है ये वाला पॉइंट का ये वाला एलिमेंट का मतलब। तो ये वाला एलिमेंट क्या हुआ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब चलते हैं एलिमेंट नंबर 2 पे, एथिकल रिक्वायरमेंट। तो एलिमेंट नंबर 2 हो गया अपना एथिकल रिक्वायरमेंट। अब ये तो पढ़ा सा लग रहा है, एथिकल रिक्वायरमेंट कहीं तो पढ़े। अरे ऐसे 200 में पढ़े हो यार, भूल गए क्या इतना जल्दी? ऐसे 200 में एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़े। सबसे छोटा ऐसे और सबसे मज़ेदार ऐसे है, वो सबसे पहला ऐसे इनफैक्ट आप कह सकते हो। फर्म पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएगा, ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा रीजनेबल एश्योरेंस कि फर्म और उसके पर्सनल यानी जो आदमी काम कर रहे हैं फर्म में वो कंप्लाई करते हैं किसको, एथिकल रिक्वायरमेंट को। व्हाट इज दिस एथिकल रिक्वायरमेंट, ऐसे 200 में पढ़ा था ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो एथिकल रिक्वायरमेंट में बोलता है कि जो फर्म है, ठीक है, वो ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएगा जिससे अपने को रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा कि फर्म जो खुद है वो खुद
और उसके पर्सनल जो है वो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं। व्हाट इज एथिकल रिक्वायरमेंट? ऐसे 200 में जो पढ़े थे वही है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो यही है इसमें। नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट बोलता है एजुकेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ नॉन कंप्लायंस। यानी अगर एथिकल रिक्वायरमेंट से अपने कुछ डिविएट कर जाते हैं तो जो नॉन कंप्लायंस हो गया तो उससे कैसे डील करेंगे, उसके लिए भी अपने पास एक पॉलिसी होनी चाहिए। ओके। थर्ड नंबर पॉइंट बोलता है प्रोवाइड करेंगे हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस, यानी ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे जो प्रोवाइड करेगा रीजनेबल एश्योरेंस कि फर्म खुद, उसका पर्सनल, एक्सपर्ट या नेटवर्क फर्म इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। इंडिपेंडेंट इज द की एलिमेंट ऑफ एन ऑडिट। अगर आप ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें ही लिखा ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंडिपेंडेंट इज द की एलिमेंट फॉर एन ऑडिट। तो ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे जिससे फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि फर्म खुद, उसके पर्सनल, उसके एक्सपर्ट या उसका नेटवर्क फर्म मेंटेन कर रहे हैं इंडिपेंडेंसी को। ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे मैनेजमेंट को, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इवैल्यूएट कर पाएंगे क्या सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड टेक करेंगे अप्रोप्रिएट एक्शन। ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाएंगे जिससे हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे मैनेजमेंट को, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस ले पाएंगे कि इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड है, मेरा खुद का, मेरे पर्सनल का, एक्सपर्ट का एंड आपका नेटवर्क फर्म का। एंड इसमें अपने ये भी देखेंगे कि अगर इसमें ये भी देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग थ्रेट, आइडेंटिफाई एवेल्युएट करेंगे कोई भी थ्रेट है जो रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा है, मतलब कोई भी थ्रेट टू एन इंडिपेंडेंस है तो उसको हम लोग इवेल्युएट कर पा रहे हैं, ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाएंगे। और अगर है तो उसको अप्रोप्रिएट स्टेप्स भी ले पाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट इज नोटिफाइड of breach of independence requirement and to enable it to take appropriate action। मतलब ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर है मेरे पास जो मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस देगा, ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर है मेरे पास जो मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि अगर इंडिपेंडेंस ब्रीच हुआ ना तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं मतलब कौन, फर्म को पता चल जाएगा और फर्म उस पर अप्रोप्रिएट स्टेप ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस इज द की ऑफ ऑडिट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़े थे? एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट हमने क्या पढ़े कि ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म खुद और उसका पर्सनल एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या हुआ? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ऐसे 200 में लिखा हुआ है, डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू एथिकल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, नीचे कर देता हूँ, ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ जो को प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस कि पर्सनल खुद, उसका एक्सपर्ट या उसका नेटवर्क फर्म मेंटेन कर रहे हैं इंडिपेंडेंसी, और इन केस अगर इंडिपेंडेंसी को कोई थ्रेट हो रहा है किसी रिलेशनशिप की वजह से तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए फर्म को, मतलब फर्म को पता चल जाए और फर्म उस पर नेसेसरी स्टेप्स ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर इंडिपेंडेंस नहीं रहता है तो कोई ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए तुम्हारे पास जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि अगर इंडिपेंडेंस को कुछ हो जाता है तो फर्म को पता चल जाएगा और फर्म उस पर अप्रोप्रिएट स्टेप ले पाएगा। ऐसा पॉलिसी है मेरे पास, ऐसा प्रोसीजर डिजाइन किया हुआ है। 2 एलिमेंट हो गए, एक हो गया आपका लीडरशिप, एक हो गया आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। ये 2 एलिमेंट किस चीज़ के लिए? क्वालिटी कंट्रोल के लिए, यानी क्वालिटी कंट्रोल करना तो ये 2 एलिमेंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इन दो एलिमेंट के लिए आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो फर्म के पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए, मैंने बोला ये वर्ड बहुत बार आएगा, जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि अंडरटेक और कंटिन्यू रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट ओनली व्हेन, ठीक है, हम लोग कोई भी इंगेजमेंट नया वाला या पुराना वाला को कंटिन्यू तभी करेंगे जब ये 3 बातें सेटिस्फाई होंगी। ठीक है। और ये कैसे, इसके लिए क्या बनाएंगे? पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे जो रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि ये 3 बातें अगर सेटिस्फाइड है तो ही नया इंगेजमेंट हम लोग ले रहे हैं या पुराने वाले को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या 3 बातें? सबसे पहला कंसीडर अपने को करना है इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। भैया कोई भी चोर को नहीं लेना है, ठीक है। जो आपका क्लाइंट होना चाहिए ना वो होना चाहिए एकदम अच्छा वाला, इंटीग्रिटी, मैन ऑफ ऑनर। ओके। तो इंटीग्रिटी कैसे देखेंगे?
द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर इज इंटीग्रिटी कैसे देखेंगे। अब कोई क्लाइंट की इंटीग्रिटी है कि नहीं, ये फर्म को कैसे पता चलेगा। आ जाओ नीचे, आ जाओ भाई, ये रहा हाउ टू चेक इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी कैसे देखेंगे, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इसमें कलर चेंज करेंगे। कौन से कलर लूँ, येलो ले लेता हूँ, चलो। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजरियल पर्सन, जो धंधा चला रहे ना, अगर उनकी बिजनेस रेपुटेशन पता कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस की इंटीग्रिटी तुमको पता चल जाएगी, उस क्लाइंट की इंटीग्रिटी तुमको पता चल जाएगी अगर उसका ओनर का बिजनेस रेपुटेशन अच्छा है तो। फिर नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, भैया उसका ऑपरेशन क्या, वो काम क्या करता है ये तो पता कर लो पहले, ऐसा ना हो कि 2 नंबर काम हो तो फंस जाओगे, इसीलिए उसका काम क्या है ये पता करो, इस तरह तुमको उसकी इंटीग्रिटी पता चलेगी। इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब ज़बरदस्ती मेरे स्कोप को लिमिट किया जा रहा है। ऑडिट का एक स्कोप होता है, उस स्कोप के अंदर हम लोग ऑडिट करते हैं, अगर उसको भी कोई लिमिट कर रहा है ना क्लाइंट, तो समझो कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। इंडिकेशन है कि क्लाइंट में भी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, अगर ब्लैक से व्हाइट कर रहा है ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है ना तो भी उसकी इंटीग्रिटी खराब है, तो भैया उससे दूर रहो, ठीक है। फिर उससे पूछेंगे रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म एंड नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, मेरे को अपॉइंट किया, पुराने वाले को क्यों नहीं किया। हो सकता है कोई कंपनीज एक्ट का सेक्शन की वजह से या कोई लीगल रिक्वायरमेंट या आपस में मतभेद हो, कोई बात नहीं, बट हम पूछेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आदमी इंटीग्रिटी वाला है कि नहीं। हो सकता है जो आदमी है वो पुराने ऑडिटर को बोल रहा हो कि काम करो, सेल को इन्फ्लेट कर दो, और वो ऑडिटर मना कर दिया, इसीलिए उसको निकाल दिया, अब मेरे को रख रहा, तो वो इंटीग्रिटी वाला आदमी है नहीं है। ये तरीके हैं उसकी इंटीग्रिटी चेक करने के। कैसे, बिजनेस रेपुटेशन ऑफ मेन ओनर का देख लेंगे, बिजनेस रेपुटेशन क्या है कि मैनेजर पर्सन का, फिर देख लेंगे कि उसका ऑपरेशन क्या है, फिर देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, फिर देखेंगे कि मेरे लिमिट तो नहीं कर रहा है मेरे स्कोप को, और फिर देखेंगे कि रीज़न क्या है कि मेरे को अपॉइंट किया, पुराने वाले को वापस से अपॉइंट नहीं किया। गॉट इट। वापस ऊपर आ जाओ, अपने कहाँ थे, अपने थे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। इसमें हम ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे जो मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि जो भी हम अंडरटेक कर रहे हैं नया या पुराना वाले को कंटिन्यू कर रहे हैं वो इन 3 बातों पे खरा उतर रहा है। क्या 3 बातें, सबसे पहले हम उसका इंटीग्रिटी देखेंगे। इंटीग्रिटी कैसे देखेंगे, अभी नीचे पढ़ के आए। फिर हम देखेंगे कि हम कॉम्पिटेंट है कि नहीं, फिर हम क्या देखेंगे कि हम कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कि मेरे लायक का काम है कि नहीं, हम कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, टाइम एंड रिसोर्सेज है कि नहीं मेरे पास, हम कॉम्पिटेंट है ये ऑडिट करने के लिए, मेरे पास टाइम है, मेरे पास रिसोर्सेज है ये ऑडिट करने के लिए, ये बातें देखेंगे। फिर देखेंगे क्या कंप्लाई करते हैं क्या एथिकल रिक्वायरमेंट को, एथिकल रिक्वायरमेंट ऐसे 200 वाला को कंप्लाई करते हैं क्या, ये वाला चीज़ को चेक करेंगे। तो सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोलता है, अगर फर्म ऑब्टेन करता है कोई इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉस्ट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट इफ दैट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन अवेलेबल अर्लियर। एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, एक्सेप्ट कर लिया हमने, अब क्या हुआ, एक्सेप्ट करने के बाद एक ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास आया जो इंफॉर्मेशन अगर मेरे को एक्सेप्टेंस के पहले पता होता ना तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। बताओ, ऐसा इंफॉर्मेशन हाथ लग गया, अब क्या करें। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए इसके लिए भी, जो कंसिडर करेगा क्या कोई प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगा जो अगर मेरे को पहले लगता तो मैं एंगेजमेंट लेता ही नहीं, मतलब ऑडिट में उसका लेता ही नहीं, तो उस केस में क्या मेरे पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, मतलब मेरे को किसी को बताना है क्या इसके बारे में। फॉर एग्जांपल वो फ्रॉड वाला याद है ना, कंपनीज एक्ट में होता है तो बताना पड़ता है सीजी को, तो वैसा ही कुछ है क्या। या कोई पॉसिबिलिटी है क्या विड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है क्या एक्सेप्ट करने के बाद इन्फॉर्मेशन पता चला, जो पहले पता चल जाता तो हम ऑडिट लेते ही नहीं, पर अब पता चला है तो क्या हम अब विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या। मान लो कर सकते हैं, अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो उसके लिए भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। मान लो विड्रॉ कर सकते हैं तो उसके लिए भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड होगा आपका, डिस्कस करेंगे हम लोग एप्रोप्रिएट लेवल के साथ, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे एंड रीजन फॉर विड्रॉल बताएंगे। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और रीजन तो बताना पड़ेगा ना क्यों विड्रॉ कर रहे हैं।
फिर कंसिडर करेंगे कोई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है यार, किसी और को तो नहीं बताना ना विड्रॉ करने के बाद, फॉर एग्जांपल रिजाइन या कुछ कर दिया तो उस केस में किसी और को तो नहीं बताना। कंपनीज एक्ट में देखो हम लोग बताते हैं ना रिजाइन करने के बाद, उसी टाइप का कुछ बात कर रहा है ये। और डॉक्यूमेंटिंग ऑब्वियसली करेंगे। तो थर्ड नंबर अपने क्या पढ़े, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी कोई नया ले रहे हैं या पुराने वाले को कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या बातों का ध्यान रखना, पॉलिसी प्रोसीजर चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि ये 3 चीज़ें मैच हो रही है, मतलब ये 3 चीज़ों का पालन हो रहा है। सबसे पहला इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी देखने के लिए बिजनेस ओनर का जाके तुम देख लो रेपुटेशन क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं है, स्कोप में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये सब जाके चेक कर लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि तुम कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं, तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं, तुम्हारा मतलब फर्म कॉम्पिटेंट है कि नहीं, फर्म के पास रिसोर्स है कि नहीं, फर्म के पास टाइम है कि नहीं, और क्या तुम कंप्लाई करते हो एथिकल रिक्वायरमेंट को। फिर बोलता है अगर फर्म को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेंस के पहले मिल गया होता तो जो फर्म है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता एंगेजमेंट को, तो उस केस में क्या करेंगे। तो पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए जो मेरे को बताएगा क्या विड्रॉ कर सकते हैं और क्या लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इन दैट केस। अब अगर विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होगा जो बोलेगा डिस्कस करो एप्रोप्रिएट लेवल से, एप्रोप्रिएट एक्शन लो, रीजन दो। नेक्स्ट बोलता है कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो उसको कंप्लाई करो आफ्टर विड्रॉ। एंड जो थर्ड नंबर पॉइंट है बोलता है डॉक्यूमेंट करो, सिंपल। तो 3 अपने कर लिए, 6 में 3 गया और 3 बाकी है। फोर्थ नंबर पॉइंट बोलता है ह्यूमन रिसोर्स मतलब अरे जो बंदे काम कर रहे हैं फर्म में उनके बारे में भी बात कर रहा है ये। क्या बोलता है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि इट हैज़ सफिशिएंट पर्सनल, मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए और जो केपेबल होने चाहिए, कम्पिटेंट होने चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए उनको एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने का। एथिकल स्टैंडर्ड वही जो ऐसे दोस्तों जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े वही है। तो क्या बोलता है, तो बोलता है ऐसा पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस कि मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है एक पर्टिकुलर हमको ऑडिट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ईयर में इतना सारा ऑडिट आने वाला है तो मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो कि कम्पिटेंट हो, केपेबल हो और कमिटेड हो टू फॉलो इथिकल रिक्वायरमेंट, जिनके लिए एथिकल रिक्वायरमेंट मायने रखता है और वो उनको फॉलो करना चाहते हैं, वैसे एम्प्लॉय चाहिए अपने को। और टू इनेबल द फर्म टू इशू अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, ये वाला लाइन कर लो, आने 3 में काम आएगा। तो क्या बोलता है, इनेबल द फर्म टू इशू अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या बोलता है, ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि तुम्हारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सनल है जो केपेबल है, कम्पिटेंट है और कमिटेड है टू फॉलो एथिकल रिक्वायरमेंट, और जो इनेबल करेगा फर्म को टू इशू अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। फर्म परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन प्रोसीजर, कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल। इसमें ये लिखा हुआ है ना कि अगर आप प्रॉपर उनको कंपनसेशन दोगे ना तो उनका भी मन करेगा एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करने का। अगर रुपए कम दोगे ना तो कोई एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करेगा, तो रुपए ढंग के देना, यही बोलने चाह रहा है ये, मतलब सैलरी अच्छी होनी चाहिए। फर्म क्या करेगा, असाइन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर आपको 220 में अच्छे से पता चल जाएगा क्या होता है जब वो वाला पढ़ोगे। तो उसमें बोलता है फर्म जो करेगा वो असाइन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंगेजमेंट पार्टनर। फर्म क्या करेगा, असाइन करेगा अप्रोप्रिएट स्टाफ विथ कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसी एंड टाइम टू परफॉर्म एंगेजमेंट। जब भी कोई ऑडिट लोगे ना तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही बंदा है और उसी को सारा ऑडिट तुम दिए जा रहे हो। आर्टिकलशिप नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ फॉलो नहीं होता है लेकिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है कि जो फर्म होना चाहिए वो असाइन करना चाहिए, जो भी असाइनमेंट है मतलब जो भी इंगेजमेंट है वो अप्रोप्रिएटली सब में बांट देना चाहिए और उस बंदे को दो जो कम्पिटेंट है और तुम्हारा जिसके पास कैपेबिलिटीज़ है और टाइम है। ज़बरदस्ती किसी को मत तुम ओवरलोड करो, मतलब इन दिस अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो ये बोल रहा है ओवरलोड मत करना अपने वर्कर्स को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। 4 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि तुम्हारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो कम्पिटेंट है, केपेबल है और कमिटेड टू फॉलो एथिकल रिक्वायरमेंट है टू इशू रिपोर्ट दैट इज अप्रोप्रिएट। फिर कंपनसेशन एंड प्रमोशन ये सब होना चाहिए ताकि उनका एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करने का मन करे। 3rd नंबर पॉइंट बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दो एंगेजमेंट पार्टनर को इसकी, वो क्या होता है 220 में पढ़ लेना। फिर फर्म क्या बोलता है, असाइन करो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सॉरी असाइन फर्म
4 नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि जो फर्म है वो असाइन करेगा सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट, और वो कंपिटेंट होने चाहिए और केपेबल होने चाहिए, ओवरलोड नहीं करना है किसी को, इन शॉर्ट ये बोला जाए तो। अब फटाफट आप लोग नेक्स्ट पेज में आ जाओ। तो नेक्स्ट पेज में आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है PNP फॉर पर्सनल। व्हाट इज PNP? पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर पर्सनल। क्या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पॉलिसी होना चाहिए, कैसे रिक्रूट कर रहे हो आप, सही बंदा रिक्रूट होना चाहिए, कैपेबिलिटी सही केपेबल बंदा और जो कॉम्पिटेंट है वही रिक्रूट होना चाहिए। करियर डेवलपमेंट कैसा रहेगा, करियर ग्राफ कैसा रहेगा, हायरार्की में कैसे जाएंगे वो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। उनका करियर डेवलपमेंट होगा तभी तो वो अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अब तुम उनको पैसे नहीं दे रहे हो, उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हो, तो फिर कैसे होगा? वैसे तो नहीं होगा ना, एथिकल रिक्वायरमेंट वो फॉलो ही नहीं करेंगे। तुम चाहे जितना भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दो, ह्यूमन रिसोर्स आर द ओनली वन दैट इज गोइंग टू फॉलो देम। तो अगर वही खुश नहीं है तो फिर कोई भी पॉलिसी प्रोसीजर काम का नहीं होता है। प्रमोशन और कंपनसेशन कैसे दे रहे हो उनको, कंपनसेशन मतलब सैलरी, यानी प्रमोशन एंड कंपनसेशन तुम कैसे उनको दे रहे हो, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेना। तो 4 अपने हो गए, लीडरशिप हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया एंड ह्यूमन रिसोर्स हो गया। 5th नंबर पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं जो कि बात कर रहा है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यानी एक ऑडिट कैसे करोगे, उसको कैसे क्वालिटी मेंटेन करोगे उसके बारे में। पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए जो रीजनेबल अश्योरेंस दे कि इंगेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अरे वही लिखा है जो हर बार हमेशा पढ़ के आते हैं। इंगेजमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे, एंड दैट द फर्म इशूज अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। बोला ना, ये लाइन आने वाले तीनों में आएगा, लर्न कर लेना। तो जो फर्म है वो इशू करेगा अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल अश्योरेंस दे कि इंगेजमेंट जो है वो परफॉर्म होगा एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड फर्म जो इशू करेगा वो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करेगा। फर्म स्टैब्लिश करेगा ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर किस लिए? विथ रिस्पेक्ट टू कंसल्टेशन। कंसल्टेशन कैसे होगा? रिजॉल्विंग डिफरेंस इन ओपिनियन। डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज ऐसे 220, ऐसे 220 कैसे फॉलो होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा। एंड डी नंबर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवल, रिटेंशन, ओनरशिप ऑफ इंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। मतलब ऑडिट किया, डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन तुमने किया तो उसको सेफ कस्टडी में रखना होगा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। तो उसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुले में पेपर पड़ा है, कोई भी आ रहा है देख ले रहा है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी में होना चाहिए। ओनरशिप किसके पास होगा, कौन उसको एक्सेस कर सकता, कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये सारी बातें प्रॉपर्ली डिफाइंड होनी चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर में। तो ये इसमें लिखा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कैसे परफॉर्म होगा? ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल अश्योरेंस दे कि जो भी ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म हुई है वो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुई है, एंड टू इशू अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। फिर बोलता है क्या कि ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ रिलेटेड टू कंसल्टेशन, इशूइंग, रिजॉल्विंग डिफरेंस इन ओपिनियन, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ऐसे 220 वाला डॉक्यूमेंटेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह कैसे मेंटेन करोगे जो भी इंगेजमेंट हो गई है उनके डॉक्यूमेंटेशन की। अब इसी में एक आता है MCQ पॉइंट। आ जाओ फटाफट नीचे, यहाँ पे तुम आ जाओ पेज नंबर 3 पे। तो पेज नंबर 3 पे आए तो तुमको पता चला कि यहाँ पे दिया हुआ है PNP फॉर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। PNP फॉर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसे होगा, क्या क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए फॉर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो हाउ इंगेजमेंट टीम आर ब्रीफ्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। ऑब्जेक्टिव क्या है वर्क का, तो ये बताना पड़ेगा ना इंगेजमेंट टीम को। इंगेजमेंट टीम मतलब वो टीम जो ऑडिट परफॉर्म करने वाली है, तो उनको तुम कैसे समझाओगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस वाले ऑडिट का। तो इसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए। प्रोसेस होना चाहिए ऑफ इंगेजमेंट, सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। कैसे सुपरवाइज करोगे, कैसे उनको ट्रेन करोगे, कैसे उनको कोच करोगे, इससे रिलेटेड होने चाहिए। मेथड होना चाहिए ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क। जो भी वर्क परफॉर्म हो गया है तो उसको रिव्यू करोगे तो उसका क्या मेथड है, किस हिसाब से रिव्यू होंगे, तो उसके लिए होने चाहिए आपके पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए,
और उसको अपडेट करते रहना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को, सिंपल सा लिखा हुआ है। तो क्या बोलता है, एंगेजमेंट टीम को कैसे ब्रीफ करोगे, कैसे उनको अंडरस्टैंड करवाओगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, सुपरविजन ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैसे करोगे, मेथड ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क कैसे करोगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, और अपडेट करोगे मतलब पॉलिसी एंड प्रोसीजर को। यह है एमसीक्यू पॉइंट, यही इसके बारे में बोल रहा था, एमसीक्यू पॉइंट बनेगा। बोलता है कंप्लीशन ऑफ असेंबली, याद रखो क्या वर्ड बोला हूं, असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल शुड बी डन विद इन 60 days आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ड्यूरिंग दी ऑडिट तुमने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन किए, तो उन डॉक्यूमेंटेशन को तुमने अलग अलग जगह ऑब्वियसली लिखा होगा, क्योंकि एक साथ तो तुम नहीं लेके गए कि किसी एक्सेल में, किसी और एक्सेल में वगैरह वगैरह होगा, पेपर वगैरह में होगा। तो क्या बोलता है, SQC1 बोलता है कि जब भी ऑडिट खत्म हो जाए तो उसके 60 दिन के अंदर, 60 days के अंदर तुम असेंबल कर देना, बनाना नहीं है। ऑडिट खत्म होने के बाद थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, डॉक्यूमेंटेशन तो ड्यूरिंग ऑडिट होगी, तुमको उसको असेंबल करना है ड्यूरिंग 60 days, यानी 2 महीने के अंदर उसको असेंबल कर देना एक जगह। और फिर ऊपर पड़ा था ना कॉन्फिडेंशियलिटी, और मतलब प्रॉपर आदमी के पास होना चाहिए, किसको राइट है देखने का, किसको नहीं है, किसके पास एक्सेस है वगैरह, ये सब फिर ऊपर वाले से लिंक कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट ऊपर, लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। आपने करे क्या, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आपने क्या किया, लीडरशिप किए, एथिकल किए, और फिर अपने इसमें किए एक्सेप्टेंस ऑफ इंगेजमेंट किए, ह्यूमन रिसोर्स किए, एंड देन अपने इसमें किए परफॉर्मेंस वाला, एंड देन अपने करने जा रहे हैं इसमें लास्ट वाला मॉनिटरिंग। अच्छा मेरी बात सुनना, देखो ये जो भी SQC1 है तो ये ऑडिट मेंटरशिप चल रही है, उसका ही पार्ट है। मैंने सोचा था इसको लाइव करवाऊंगा उसी बैच में, बट सिंस बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट आया तो मेरे को लगा बहुत सारे लोग को ये नहीं आता होगा, इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब पे डाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो मेंटरशिप के लिए तो यहाँ पे लिंक आ रही होगी, तो देख लेना। और @चार्टर्ड एस्पिरेंट्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर लेना, या @चार्टर्ड एस्पिरेंट एंटर, यहाँ पे भी अगर आप CA एंटर के लिए हो। मॉनिटरिंग में क्या बोलता है, पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल आर रेलिवेंट, एडुकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑलरेडी बनी हुई है वो रेलिवेंट है, एडुकेट है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड इंगेजमेंट, यानी जो एंगेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है पीरियोडिकली उनको पकड़ो, उनको आप एनालाइज करो, और आप देखो कि जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपने बनाई थी उस इंगेजमेंट के दौरान क्या उसमें कुछ डिविएशन है क्या, मतलब कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या। मतलब अगर रिव्यू करोगे तभी तो आप उसको ठीक कर पाओगे ना चीज़ों को। अगर उसको ठीक करना है तो उसके लिए पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फर्म क्या करेगा, फर्म शुड इवेल्युएट द डिफिशिएंसी नोटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड कम्युनिकेट टू रिलेवेंट एंगेजमेंट पार्टनर। अब जो भी डिफिशिएंसी तुमको पता चली है कि पॉलिसी प्रोसीजर में ये वाली कमी थी, इसको अगर नहीं रखते या इसको ऐसे रखते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो ये वाली चीज़ को कम्युनिकेट कर देना एंगेजमेंट पार्टनर को, तभी तो वो चेंज कर पाएगा ना। कम्युनिकेट नहीं करोगे तो चेंज कैसे होगा। ऑल्सो डिजाइन करेंगे पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू अप्रोप्रिएटली एड्रेस कंप्लेंट एंड एलिगेशन। अगर कोई भी कंप्लेंट या एलिगेशन फर्म के अगेंस्ट आती है तो ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए जो उसको अच्छे से एड्रेस कर पाए, तो मॉनिटरिंग में मैंने क्या बोला, पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस देंगे कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलिवेंट, एडुकेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फिर हम लोग उठाएंगे पीरियोडिकली जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उनको पीरियोडिकली उठाएंगे सैम्पलिंग बेसिस पर और उनको रिव्यू करेंगे, और उसमें अगर कोई भी डिफिशिएंसी अपने को पता चलती है तो उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। और अपने पास एक ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर का सिस्टम होना चाहिए जो कि अगर अपने फॉर्म के ऊपर कोई एलिगेशन वगैरह लगते हैं तो वो उसको अच्छे से एड्रेस कर पाए। अब एक बार आप वापस नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 क्या बोलता है, पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटर क्यों करते हैं, क्यों मॉनिटर करें, क्या होगा मॉनिटर करके। सिंपल है यार, तुमको भी पता है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। अडेरेंस टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट, अडर कर रहे हैं कि नहीं हम लोग प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट को। वेदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन, जो भी ऑलरेडी डिजाइंड है वो सही है ना, गलत तो नहीं है ना। अगर कुछ गलती है तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म और अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस, ये वाला लाइन तो आपको हर जगह डालना ही है। तो यहाँ पे ये आपका पूरी तरह से ओवर हो जाता है। तो क्या बोलता है, लीडरशिप,
ethical requirement, acceptance and continuation, human resources, engagement performance and monitoring। ये 6 एलिमेंट है। ये 6 एलिमेंट के लिए आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना डिटेल में अपने पढ़ लिए। सिंपल सा एसक्यूसी का यही मतलब होता है, एसक्यूसी 1 का। अब आओ पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंट्रो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलता है। पर्पस क्या है, इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड करना गाइडेंस रिगार्डिंग अ फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्वालिटी कंट्रोल, समझ में आ गया। फर्म इस्टेब्लिश करेगा ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फर्म उसका पर्सनल कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। आप समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है ये। पॉलिसी एंड प्रोसीजर अपने बनाएंगे किस लिए, 6 एलिमेंट्स के लिए। 6 एलिमेंट्स के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे। कौन सा 6 एलिमेंट, महल। अब नीचे आ जाते हैं, फटाफट एक मस्त सा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होंगे अपने। एक है एसक्यूसी 1, एक है ऐसे 220। क्या बोलता है, अब तक तो समझ में आ गया क्वालिटी कंट्रोल करते हैं एसक्यूसी 1 में पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना के। तो ये जो होता है ना फर्म लेवल पे होता है। फर्म लेवल मतलब एज अ फर्म होल बहुत सारे एंगेजमेंट एक फर्म में आते हैं। फिर वो फर्म मतलब ऑपरेशन करने के लिए तो तुम सिर्फ एक ऑडिट नहीं लोगे ना, तुम तो कितने सारे ऑडिट लोगे। तो सारे ऑडिट को मिला के एक फर्म बनता है। उस फर्म लेवल पे अपने क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं एसक्यूसी 1। इंगेजमेंट लेवल पे जब अपने क्वालिटी करते हैं ना तो उसको ऐसे 220। इंगेजमेंट लेवल मतलब एक पर्टिकुलर ऑडिट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट से रिलेटेड, तो उस केस में ऐसे 220 लगाते हैं। ये डिफरेंस होता है, हमेशा माइंड में रखना जब भी आप ये पढ़ो। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एसक्यूसी 1 डील्स विद फर्म लेवल एंड ऐसे 220 डील्स विद एन एंगेजमेंट लेवल, मतलब पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट। एंड फर्म लेवल एज अ फर्म एज अ होल उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे रिलेटेड टू दैट। सो ये बहुत अच्छा लोगो है। कैसा लग रहा है ज़रा मेरे को बताना कमेंट करके नीचे। मुझे तो पसंद आया। चार्टर्ड एस्पिरेंट @ चार्टर्ड एस्पिरेंट है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप जाके अपने को फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आप जाके फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड एक और चीज़ याद रखिएगा, इंस्टाग्राम में रील्स भी आती है आपके वैल्यू एडिशन के लिए। ICAI क्वेश्चन ऑन एसक्यूसी 1। अब हमने ICAI का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आंसर कैसे करना है यहाँ पे अगर कोई बंदा देख रहा है तो टाइम स्टैम्प जरूर डाल देना अगर डाल सकते हो तो। MB and Associate is a partnership firm. A firm is getting new client and has also been offered a new engagement service with existing client. ठीक है, एक CA फर्म है, उसको ऑलरेडी क्लाइंट है उसके पास और उसको नए क्लाइंट भी मिल रहे हैं। Before accepting the engagement, the firm is looking to work with only selected client to adhere quality control standard. फिर बोलता है guide MB associate matter considering with regard to integrity of the client as per the requirement of SQC 1, one of the element, correct, one of the element का सब element rather I can say। तो बोलता है MB एंड एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म है, उसको नए क्लाइंट भी मिल रहे हैं, उसके पास पुराने क्लाइंट भी हैं। बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट द फर्म इज लुकिंग टू वर्क विथ ओनली सेलेक्टेड क्लाइंट्स टू अदर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। गाइड करो उसको रिगार्डिंग इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ SQC 1। तो अपने को SQC 1 करना है। तो इसमें अपने क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग इंटीग्रिटी पूछा है तो अपने स्ट्रेट अवे चले जाएंगे यहाँ पे। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि अपने को पता है यही वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए जो रीजनेबल अश्योरेंस दे कि जो फर्म है जो भी नया ले रहा है या ऑलरेडी को कंटिन्यू कर रहा है तो कंसीडर करेगा इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। तो इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट अपने कैसे देखते हैं, अपने इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट ऐसे देखते हैं। आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन, इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, या इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट में बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, या रीज़न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ माई फर्म रादर देन प्रीवियस फर्म। तो ये पॉइंट हो गया। इस तरह अपने इंटीग्रिटी देखते हैं। अब देखते हैं ICAI ने क्या लिखा है। ओ माय गॉड, तो वही है, चलिए देख लेते हैं। द फर्म शुड ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी इन सर्कमस्टांसेस बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट। ठीक है, और थोड़ा भूमिका बांधा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, पढ़ लेना। With regard to the integrity of the client matter that the firm should consider, for example, identity and business reputation, nature of client operation, फिर तुम्हारा inappropriate limitation on the work of
इन द स्कोप ऑफ ऑडिट के स्कोप में कुछ आ रहा है प्रॉब्लम, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म। ये हो गया पॉइंट। बाकी पॉइंट सर आप ये 2 पॉइंट नहीं किए, पढ़ लेना यार, सब कुछ थोड़ी तो बताऊंगा, कुछ चीज़ें खुद भी कर लो, छोटा सा तो है। फुल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, CA मयंक त्रिवेदी, उसी में आप कर ही रहे हो तो आपको पता ही होगा। ये नोट्स आप नीचे से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम चैनल चार्टर्ड एस्पिरेंट्स, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पे ये पूरी तरह से चैप्टर ओवर हो जाता है। क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये SQC 1 छुपा देता तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते? बिल्कुल आइडेंटिफाई करते। कैसे करते? देखो, सबसे पहले बोला बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट, तो आपके में 210 हिट करना चाहिए और SQC 1 हिट करना चाहिए, 210 और SQC 1 हिट करना चाहिए, ठीक है। सिंस इसमें इंटीग्रिटी क्लियरली बोल दिया और SQC 1 भी दिया हुआ है, तो फिर अपने सिर्फ इंटीग्रिटी वाला पार्ट लिखेंगे। इनकेस अगर इसमें ये नहीं दिया होता फिर अपने क्या करते? इनकेस इसमें ये नहीं दिया होता तो फिर अपने क्या करते? फिर अपने स्ट्रेट अवे यहाँ आते, फिर अपने ये सारा पॉइंट यहाँ लिखते प्लस वो इंटीग्रिटी वाला पॉइंट लिखते। ये सारा पॉइंट यहाँ जो भी है, ये सारा पॉइंट अपने यहाँ लिखते प्लस इंटीग्रिटी वाला पॉइंट भी लिखते, ठीक है। तो दैट्स इट। ये चैप्टर पूरी तरह से ओवर हो गया। होप सो आपको समझ में आ गया। इन केस आपको नहीं समझ में आया तो @चार्टर्ड एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आके ज़रूर बता देना मेरे को। और अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। और मेंटरशिप के बारे में जाना तो यहाँ लिंक आ गया होगा, वहाँ से जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। ऑब्वियसली वीडियो ख़त्म भी हो चुकी है। और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और ये चैप्टर को अब इस नोट से पढ़ लो और क्वेश्चनर बना लो अगर तुम्हारे पास है तो। कोई भी SQC 1 का आप कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे। और कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।